मंडे को भी 1 बजे जरूर देखिएगा। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। इल्म की रोशनी से हमारा मतलब है इल्म यानी नॉलेज की अहमियत और उससे हासिल होने वाली समझदारी। ये एक मेटाफर है जो इल्म यानी नॉलेज को एक रोशनी के तौर पर पेश करता है, इसलिए कि इल्म की रोशनी ही हमारे जहन की तारीकी यानी अंधेरे को दूर करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं ख़ास ज़रूरत वाले बच्चों की तालीम पर। ये वो बच्चे हैं जिनके ख्वाब भी उतने ही हसीन हैं जितने किसी और बच्चे के, बस उन्हें पाने का रास्ता थोड़ा अलग है। हमारी हुकूमत ने इन मासूमों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं ताकि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी कमी का सामना कर रहा हो, तालीम की रोशनी से महरूम ना रहे। समग्र शिक्षा, RTI एक्ट 2009 और RPWD एक्ट 2016 जैसे कानून इन बच्चों को तालीम हासिल करने की राह में बराबर के मौके फराहम करा रहे हैं। तो क्या है इंतज़ाम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे मुल्क में? इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर वीरा गुप्ता और NCERT के CIET में प्रोफेसर भारती कौशिक। नमस्कार। आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आपका भी अगर इसी से जुड़ा कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर वीरा गुप्ता कि हम जो बात कर रहे हैं ख़ास ज़रूरत वाले बच्चों की तालीम की, तो ये ख़ास ज़रूरत वाले बच्चे हैं कौन? देखिए, जब से हमने शिक्षा को सबका अधिकार, एक मूलभूत अधिकार माना है, तब से हमने बहुत सारी कोशिशें की कि सारे बच्चे हमारे देश के स्कूलों में जाकर शिक्षा प्राप्त करें और उससे वो महरूम ना रहें जी। लेकिन जब हमने देखा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी हमारे शिक्षा के संस्थानों तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसमें उन बच्चों का नाम या नंबर सबसे ज़्यादा था जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी या दिव्यांगता थी जी। उसमें कुछ बच्चे दिव्यांग ऐसे भी थे जिनकी दिव्यांगता दिखाई नहीं देती, हिडन होती है। इसलिए, और ये बच्चे पहले भी हम कैटर करते थे पर स्पेशल स्कूलों में कैटर करते थे जी। जब से हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया और उसके बाद हमने ये RPWD एक्ट लाए, तब से ये बच्चे शिक्षा के उतने ही हकदार हैं जितना कि कोई भी रेगुलर बच्चा उनके आस पड़ोस में रहता है जी। ये जो चेंज आया, ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया, ये हमारे इन 2 लीगल एक्ट्स की वजह से आया जी। और पहले भी बच्चे पढ़ते थे लेकिन वो एक तरह से पारिवारिक सामर्थ्य या उनका प्रयत्न होता था जी। अब ये प्रयत्न सरकार का है और ये अधिकार हर बच्चे का है जी। चाहे उसकी कोई भी कंडीशन हो और उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी हर शैक्षणिक संस्था की है। ये आज की डेट में हमारे देश का कानून है, हमारी फिलॉसफी है, हमारी योजनाएं हैं और हमारा शिक्षा का उद्देश्य है।
जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रोफेसर कि जो इस खास ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं वो कौन से हैं और किस तरह के बदलाव आए हैं, ये आपसे भी हम समझना चाहेंगे। प्रोफेसर भारती, हम लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जो कि अभी प्रोफेसर वीरा ने बताई, तो ये कौन से दो सेक्शंस की बात कर रही हैं और किस तरह का बदलाव आया है? देखिए, बदलाव तो बहुत आया है। जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हम अगर बात कर रहे थे विशेष आवश्यकताओं की, तो हम शायद विशेष आवश्यकताओं को समझते थे ऐसे कि वो बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता या जिनको सुनाई नहीं देता या जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसी दिव्यांगताएं जिनको हम देख करके पहचान सकते थे। अब आज अगर हम बात करें तो हम ऐसी दिव्यांगताओं की भी बात करते हैं जो बहुत सरलता से दिखाई नहीं देती, जैसे विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या स्वलीनता, जिसे हम ऑटिज्म भी कह देते हैं। जी, बहुत टेक्निकल शब्दों में बात न करते हुए मैं ये कहूँगी कि ऐसी कुछ विशेषताएं हैं या ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जो हमारे बच्चों में हैं, जो बहुत सरलता से हमें दिखाई नहीं देती और इनको समझने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि बच्चा या बड़ा व्यक्ति भी अगर कोई पर्टिकुलर हमें बिहेवियर दिखा रहा है, दर्शा रहा है या उसके बिहेवियर में आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा हो। ये भी संभावना है कि हो सकता है उसके सामने कोई चुनौती हो जिसकी वजह से वो उस तरह का व्यवहार कर रहा हो। जैसे उसे निर्देश समझ नहीं आते, उसे दिशाएं समझ में नहीं आती हैं, या हो सकता है उसे अक्षरों को समझने में कुछ दिक्कत हो, तो उस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं और इनके प्रति संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू हमने किया था उन दिव्यांगताओं से जिनको हम देख करके पहचान सकते थे और समझ सकते थे, और आज हम बात करते हैं उन दिव्यांगताओं की भी और उन स्थितियों की भी जिनसे इस तरह की विशेष आवश्यकताएं उपजती हैं। जैसे अगर आपका स्कूल में माध्यम पढ़ाने का हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू है, लेकिन बच्चे को ये भाषाएं बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती हैं, तो क्या होगा, बच्चे की कक्षा की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, या वो जो काम कर सकता है, उस पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको वो माध्यम ही समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह के बदलाव भी हुए हैं। फिर एक बदलाव ये भी हुआ है, जेंडर को लेकर के सोच बहुत सकारात्मक रूप से बदल रही है, पर इसमें अभी और भी काम करना ज़रूरी है। तो पहले जेंडर को शायद हम विशेष आवश्यकताओं में नहीं मानते थे, पर हम आजकल मानते हैं। जी, इस तरह के बदलाव भी देखे जा रहे हैं। जी, तो काफ़ी बदलाव हुए हैं पहले से और अब में बहुत फ़र्क आया है। प्रोफेसर वीरा, आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे ये हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा ख़ास ज़रूरतों वाला है और इसको अलग तरह से एजुकेशन दी जाएगी या स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है इसको? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पहले हम जो भी दिव्यांगता का मूल्यांकन करते थे वो हमारे पास मेडिकल मॉडल कहलाता था कि डॉक्टर्स हमारे को फिजिकल, बायोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम है, आईसाइट ठीक है, डेसिबल को कितना सुन पाता है, कितना चल पाता है, उसके हिसाब से हम उसे मेज़र करते थे। आज के संदर्भ में हमने विशेष आवश्यकता या दिव्यांगता को उसकी क्षमता, उसका कार्य क्षमता के आधार पर निर्धारित करते हैं। तो इवन सेंसस में अब जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि वो बच्चा कितनी दूर चल पाता है, तब आप कहेंगे वो ऑर्थोपेडिकली या लोकोमोटर उसमें कोई खामी है। तो ये जब हमने ऑफ कोर्स नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन ने जो कैपेबिलिटी अप्रोच दी, उस थ्योरी के बेस पे हमने दिव्यांगता का जो आंकलन नए ढंग से करना शुरू किया। और जैसे मेरी कुलीग ने बोला कि अब हम ये देखते हैं कि वो क्या कर पाता है और क्या नहीं कर पाता। पहले हम अगर नहीं कर पाता था तो कहते थे केयरलेस है, 2 थप्पड़ मारो ठीक हो जाएगा। हम नहीं समझ पाते थे कि हो सकता है उसके कॉग्निशन लेवल पे प्रोसेसिंग में डिले है, इसलिए हमको उसे थोड़ा एक्स्ट्रा समय देने की ज़रूरत है और वो थोड़ा अधिक समय लेकर वो काम कर पाता है और उसको उस तरह का हमको इनपुट देना है या फैसिलिटेशन देना है।
ये सारी चीज़ें कि कोई कर पाता है या नहीं कर पाता है, हमने डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन की चेकलिस्ट में भी डाल दिया है जी। और टीचर ट्रेनिंग में भी डाल दिया है। भारती जी हमारे साथ हैं। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी एक जो 21 डिसेबिलिटीज़ हमारे एक्ट ने दी हैं, उन्हीं 21 पूरी 21 डिसेबिलिटीज़ के ऊपर एक प्रशस्त नाम की पत्रिका बनाई है, जिसमें टीचर्स को बड़े ही सरल शब्दों में बताया गया है कि बच्चा ये कर पाता है या नहीं कर पाता है, लिख रहा है उल्टा लिख रहा है, देख रहा है किसी वर्ड को उल्टा देख रहा है, तब वो टीचर उसको कैसे आकलन करेगा और किस दिव्यांगता के कैटेगरी के अंदर उसको रखेगा जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस दिव्यांगता में उसका सर्टिफिकेशन हो गया, ये केवल स्क्रीनिंग है जी। उसके बाद वो उसको पर्टिकुलर डॉक्टर्स और पर्टिकुलर टेस्ट हर दिव्यांगता के ऊपर प्रिस्क्राइब्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक रेगुलेशन निकाली है, उसमें डॉक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो कौन सा टेस्ट यूज करेगा और किस तरह से रिपोर्ट देगा जी। ये तीनों चीजें प्रिस्क्राइब्ड हो गई हैं और किस एज पर और कितने इंटरवल पे भी उसे रिपीट करने हैं ये टेस्ट। तो इन सब से आज की डेट में काफ़ी ज्ञान अवेलेबल है और वो प्रिस्क्राइब्ड है हमारे समग्र शिक्षा अभियान में, और स्कूलों में टीचर्स के पास ये सारी सूचनाएं हैं, सूचिकाएं हैं, जिनसे वो इन बच्चों का आकलन कर सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचा सकते हैं जी। बिल्कुल। प्रोफेसर भारती, आपसे भी समझना चाहेंगे कि 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसा कि अभी प्रोफेसर वीरा ने बताया, जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं, जो कि स्पेशल नीड्स में आती हैं। लेकिन किसी बच्चे को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या कोई टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं? ये क्या अर्ली एज में ही ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस बच्चे को कुछ खास ज़रूरत है? जी, अब जो वीरा मैडम ने अभी जो बोला, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगी कि प्रशस्त जो हमारी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की आरंभिक जांच सूची है, आरंभिक जांच सूची मतलब स्क्रीनिंग के लिए है, पर ये एप्लीकेबल कब होती है? ये होती है जब बच्चा हमारा स्कूल में आ जाता है जी। एक बार स्कूल में उसका नामांकन हो गया, उसका स्कूल में नाम दर्ज हो गया, तो वहाँ पर जो हमारी टीचर्स हैं, जो हमारे विशेष शिक्षक हैं या जो हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अगर उनको लगता है कि ये बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग सा व्यवहार कर रहा है, तो वो क्या करें? हो सकता है हमारे विद्यालयों में ऐसे शिक्षक भी हैं जो हैं भी, सच्चाई भी है कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान या वो नहीं है अक्षमताओं या दिव्यांगताओं को लेकर के, क्योंकि उनको उनकी विद्यालय पूर्व या सेवा पूर्व शिक्षा में शायद कहीं बताया तो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, जितना कि डिटेल में हम विशेष शिक्षक को पढ़ाते हैं। अब विशेष शिक्षक जो हमारा है, उसकी तो पढ़ाई लिखाई ही इसी बात पर होती है कि दिव्यांगताओं को कैसे पहचाने, कैसे उनकी आवश्यकताओं को संबोधित करें विद्यालयी शिक्षा में। तो जहाँ तक बच्चों का संदर्भ है, तो प्रशस्त हमारे शिक्षकों को और विशेष शिक्षकों को, दोनों को ही मदद करता है कि वो आरंभिक जांच कर लें बच्चों की, और इसमें जैसा वीरा मैडम भी बता रही थी, इसमें व्यवहारगत लक्षण है कि बच्चा क्या ये कर पाता है या बच्चा क्या ये चीज़ नहीं कर पाता है, क्या ये बच्चा बाकी बच्चों से कुछ ये काम अलग तरीके से करता है। इस तरह से बहुत सरल सी भाषा में शिक्षकों के लिए हमने कुछ लक्षणों की सूची बनाई है, जो वो अपनी कक्षाओं में, कक्षाओं के बाहर अक्सर बच्चों को देख सकती हैं जी। तो शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, लेकिन प्रशस्त कहीं पर भी ये नहीं कहता कि अगर आपने बच्चों में ये लक्षण देखे हैं तो इसमें ये दिव्यांगता होगी ही। वो कहता है संभावना
बढ़ सकती है कि अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो इसमें इस दिव्यांगता की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब क्योंकि तकनीक का ज़माना है तो जब आप संभावना व्यक्त करने की बात करते हो तो वो संभावनाओं की सूची या संभावित दिव्यांगताओं की सूची आपको आगे भेजनी है और वो भेजोगे आप कहाँ, समग्र शिक्षा के अधिकारियों तक। तो इसको कैसे साझा करोगे? एक तरीका तो ये है जो पेपर पेंसिल से हम करते ही हैं, लेकिन प्रशस्त एंड्रॉयड ऐप की फॉर्म में भी अवेलेबल है और iOS ऐप की फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसका वेब वर्जन भी अवेलेबल है। तो आपको बिना पेपर पेन उठाए भी आप आरंभिक जांच या स्क्रीनिंग कर सकते हो डिसेबिलिटीज की ऑल 21 टाइप्स स्कूल लेवल पर, और वो भी एज ए शिक्षक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि किन बच्चों को ख़ास तरह की एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ख़ास ज़रूरत होती है, और कौन से 21 ऐसी ख़ास ज़रूरतें हैं जो कि एनलिस्ट की गई हैं। अब आपसे ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर वीरा कि क्या इनको रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जा सकता है और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए जब हमारे पहले दिव्यांग बच्चे की पढ़ाई करीब हमने 100 साल से सोचना शुरू किया। पहले ये चैरिटेबल मॉडल था, उसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाली जिसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल जस्टिस का ही इनिशिएटिव था। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है और हमने थ्रू रिसर्चेस ये जाना कि हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। जी, इसमें रोल हमारा स्पेशल एजुकेशन का बहुत रहा, क्योंकि जो बच्चे हमने उन स्कूलों में पढ़ाए, जैसे ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड्स को पढ़ाया या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को हमने डेफ एंड डम स्कूल में पढ़ाया, तो हमने देखा कि वो उसी कम्युनिटी का पार्ट बनने में इंटरेस्टेड रहे और बाकी समाज में आके समाज में सम्मिलित होने में उनको दिक्कत आई। और हमारा भी जो समाज था उसने ये समझा कि ये एक अलग चीज़ है और हमें इनके साथ जीना नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हमको ऐसे समाज हमको इंक्लूसिव बनना है। दूसरा जो पॉइंट हमने देखा कि एक विकलांगता जो शारीरिक हो या कॉग्निटिव हो, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके आउटपुट नहीं है। हमने स्टीवन हॉकिंस को देखा और भी बहुत सारे हमारे बहुत नामी हस्तियां हैं जिन्होंने विकलांगता के होते हुए भी एक रेगुलर आदमी से ज़्यादा अचीवमेंट किया। जी, तो इन सारी रिसर्चेज ने हमें एजुकेशनल प्लानर्स को ये सिखाया कि आप उन्हें अलग मत रखिए, उन्हें सबके साथ रखिए। ये एक यूएन कन्वेंशन ने भी दिया और हमारे एक्ट ने दिया, हमारी एनईपी ने दिया। उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है एक, जिसमें कुछ लोग गए कि नहीं हमारा बच्चे को बुली होता है तो हमको स्पेशल स्कूल में ही भेजिए। रेगुलर स्कूल में जब शुरुआत होती है तो और बच्चे थोड़ा छेड़ने लगते हैं क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन है। तो पेरेंट्स का कंसर्न था कि मेरा बच्चा बुली होता है, मुझे स्पेशल स्कूल ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल स्कूल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं और रहेंगे। और पेरेंट्स को ये अधिकार दिया कि अगर आप चाहते हैं और आपका बच्चा 80% से ज़्यादा की उसकी डिसेबिलिटी है मेजरमेंट में, तो वो स्पेशल स्कूल में जा सकता है। परंतु अगर आपके बच्चे की 80% से कम है डिसेबिलिटी और पेरेंट चाहता है कि वो रेगुलर स्कूल में पढ़े, तो ये जिम्मेदारी उस रेगुलर स्कूल की है, उसे एडमिशन भी देगा, उसे पढ़ाएगा भी। जी जी बिल्कुल। तो रेगुलर स्कूल में पढ़ सकते हैं, अगर माइनर डिसेबिलिटी है, अगर 80% से ज़्यादा है तो स्पेशल स्कूल में भी जा सकते हैं। तो फिर बात ही आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम रेगुलर स्कूल्स की बात करें तो क्या पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका वही रहता है या कुछ स्पेशल तरीका होता है पढ़ाने का, कुछ खास ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर्स या कुछ क्या तरीका रहता है पढ़ाने का खास जो बच्चे होते हैं? बिल्कुल सही दिशा में ये चर्चा जा रही है। हमने पहचान लिया बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को और हमें लगा कि हाँ, इसमें ये संभावित अक्षमताएं या दिव्यांगताएं हो सकती हैं।
अब उसके बाद अगला सवाल, सर्टिफिकेट तो ठीक है बनेगा जब बनेगा, प्रमाणीकरण में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रक्रिया उसकी पूरी करनी होती है हमें, लेकिन तब तक बच्चा और टीचर क्या करे? वो बच्चा और टीचर तो कक्षा में ही है, ठीक है। अब टीचर को ये समझ में आया कि ये बच्चा जो मेरा निर्देश नहीं सुन करके उसका पालन कर रहा है, हो सकता है इसके पीछे कोई दिव्यांगता है जी। लेकिन जब तक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आएगा तब तक टीचर क्या करे? या वो बच्चा जिसको क्लास में कम सुनाई देता है या उसकी बहुत सारी गलतियां होती हैं कॉपी में, होता ही है ना टीचर, और टीचर्स को तो ये वरदान है कि उनकी तो निगाह सीधा गलती पे जाती है जी। और सबसे पहले रेड पेन चलता है। अब वो रेड पेन चला बच्चे की कॉपी में और बार बार चल रहा है, या बार बार उस बच्चे को बताया जा रहा है कि भाई तुम पूरी कक्षा के साथ नहीं हो या उससे पीछे हो, या कहीं तुम कुछ चीज़ें अलग से करते हो, तो वो बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी ठीक नहीं है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे शिक्षक के सामने है जो कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है। इन चुनौतियों का समाधान शिक्षक को मिलता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग में। अब यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग क्या है? ये ऐसा तरीका है जहाँ पर शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धतियों में, प्रणालियों में, अपनी शिक्षण लर्निंग टीचिंग मटेरियल हम आजकल बोलते हैं, अधिगम शिक्षण सामग्री में इस तरह के बदलाव करता है कि उसकी कक्षा में कोई भी बच्चा जो बैठा हुआ हो वो उस अधिगम शिक्षण सामग्री लर्निंग टीचिंग मटेरियल के साथ जुड़ करके अच्छे से उसको समझ सके। उदाहरण एक मैं देना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे बहुत छोटे बच्चों को हम प्राइमरी क्लासेस में, फाउंडेशनल क्लासेस में हम गिनती सिखाते हैं। अब वही गिनती हम उस बच्चे को भी सिखाएंगे जो देख नहीं पा रहा है। तो जो देख के कर रहा है वो तो बच्चा देख लेगा कि जी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ बनाया, 1 है कि 2 है कि 3 है, पर अब ये जो बच्चा नहीं देख पा रहा है तो इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा अपनी पद्धति में। वो अगर उस बच्चे को जो देख नहीं पा रहा है उसको वो कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल, कुछ साधन सामग्री से सिखाए कि ये एक चौक का पीस है या एक इरेजर है या एक पेंसिल बॉक्स है, आसपास जो उपलब्ध सामग्री है उसी का इस्तेमाल करते हुए तो वो बच्चे को समझा सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये तो हुआ समझने की बात। लिखना कैसे सिखाएंगे? जो बच्चे देख नहीं पाते या जिनको दृष्टि की चुनौती है, दृष्टि दिव्यांगता है, तो अगर वो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं तो उनके लिए हम ब्रेल में, उनको एक लिपि है जिसमें हम पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो ब्रेल लिपि में आप 1 कैसे लिखोगे, 2 कैसे लिखोगे, 3 कैसे लिखोगे। बाकी बच्चे तो प्रिंट में लिखेंगे जैसे हम आप और मैं लिखना सीखते हैं, पर इन बच्चों को थोड़ा सा बदलाव टीचर को यहाँ अपने लिए करना पड़ेगा कि मुझे ब्रेल में कैसे मैं इनको लिखना सिखाऊं। तो थोड़ा सा उसको विशेष शिक्षक अगर स्कूल में अवेलेबल है तो आप उसकी सहायता ले लीजिए। नहीं तो तकनीक का ज़माना है, आपको बहुत जगह सरलता से ब्रेल में लिखना समझ में आएगा, तो आप उस बच्चे की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। पहली चीज़ ये तो हुई एक दिव्यांगता की बात। इसी तरह से एक दूसरी दिव्यांगता है जिसमें हम कहते हैं कि श्रवण बाधा या श्रवण दिव्यांगता, जिसमें बच्चे को सुनने में दिक्कत आती है। अब ये बच्चा भी अगर आपकी कक्षा में है तो क्या होगा? हमारी कक्षाओं में ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई बोलचाल के माध्यम से होती है। टीचर ने कुछ बोला, बच्चों ने कुछ सुना और उन्होंने काम किया। अब जब बोलचाल के माध्यम से पढ़ाई लिखाई हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका जो दृष्टि दिव्यांग वाला बच्चा है वो भी थोड़ा जुड़ जाएगा। लेकिन ये बच्चा जो सुन ही नहीं पा रहा है, सिर्फ वो देख पा रहा है, तो कुछ उसके सामने ऐसी स्थिति है जहाँ पर वो शायद बोलती हुई पिक्चर तो देख रहा है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है उसे। तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यही कहती है कि आप ऐसा प्रणाली शिक्षा का अपनाएं, ऐसी शिक्षण सामग्री अपनाएं जिससे सभी बच्चे किसी भी तरह की विशेष आवश्यकता वाले हों वो उससे जुड़ सकें और कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि जो ख़ास ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में ही नहीं, रेगुलर स्कूल्स में भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे प्रोफेसर वीरा कि क्या उन्हें किसी तरह का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है? हाँ, उनके लिए हमने 3,000 रुपये का प्रोविज़न है समग्र शिक्षा में। लेकिन मैं थोड़ा सा UDL पे, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग पे और ऐड करना चाहूँगी
कि जब हमने स्पेशल बच्चों को स्पेशल स्कूल में पढ़ाया तो देखा कि उनके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ जी। तो जब हमने उन्हें रेगुलर स्कूल में रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ाना का कॉन्सेप्ट है या फिलॉसफी है, उसके साथ ये भी फिलॉसफी है कि उनको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ जी। मैं भी इसी कक्षा का एक सदस्य हूँ। उसी के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग है। मैं देख के सीख रहा हूँ, दूसरा बच्चा सुन के सीख रहा है, तीसरा बच्चा टच करके सीख रहा है, काइनेटिक है। यही हमारी पद्धति थी कि हम तीनों अपने सेंस ऑर्गन से सीखते हैं, देखकर, सुनकर और टच करके। और अगर हम सारी दिव्यांगताओं को कैटेगराइज करें तो वो भी इन तीन में सिमट जाती हैं जी। ठीक है। तो जो टीचर ट्रेनिंग है उसमें वो अब यही सिखाते हैं कि आपको हर बच्चे को, वो दिव्यांग है या नहीं है, तीनों मल्टी सेंसरी अप्रोच से ही सिखाना है। तो अगर एक टीचर, जैसे भारती जी ने कहा, केवल बोलचाल से सिखा रही है तो उसे कहा जाता है नहीं, आप केवल बोलिए नहीं, आप दिखाइए भी, आप टच भी कराइए, इर्रेस्पेक्टिव कि बच्चे में दिव्यांगता है या नहीं है। और उससे हमने ये देखा कि जब हम मल्टी सेंसरी या यूडीएल से पढ़ाते हैं तो पूरी की पूरी क्लास की जो लर्निंग लेवल्स हैं वो एक सिग्मा ऊपर हो जाते हैं। तो इससे हमारा जो केवल दिव्यांग बच्चों का ही फायदा नहीं हो रहा, हमारा पूरे कंट्री के सभी बच्चों का लर्निंग लेवल ऊंचा हो रहा है जी। बिल्कुल, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए ऑफ कोर्स पर बच्चा जिसकी दिव्यांगता सर्टिफाई हो जाती है उसको गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 रुपये सिस्टम को मिलते हैं। कुछ स्टेट बच्चे को भी ट्रांसफ़र करने लगे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में। कुछ स्टेट्स अभी भी कलेक्टिवली उनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और एजुकेशन क्या फ्री रहती है? फ्री एजुकेशन होती है, स्कॉलरशिप्स भी कुछ मिलती हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी हाँ, इन सब बच्चों की 18 साल की उम्र तक एजुकेशन फ्री है अप टू एलिमेंट्री लेवल। उनका अधिकार है, वो स्कूल में रह सकते हैं जी। उन्हें कभी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा जी। और स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल साइंस सोशल जस्टिस देती है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में तो 100% एडमिशन है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें EWS में कोटा है और यूनिवर्सिटीज़ में 5% रिजर्वेशन है फॉर ऑल डिसेबिलिटीज़। जी। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही होम स्कूलिंग का भी एक इनिशिएटिव है, वो आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर भारती। होम स्कूलिंग बेसिकली हम तब कहते हैं कि बच्चे को आप घर में पढ़ाइए जब उसकी जो दिव्यांगताओं की जो श्रेणी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर में है, मतलब 80% से अबव, जैसे वीरा मैम ने भी बोला। तो उस स्थिति में क्या है, बच्चा या ना तो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको बता सकता है और उस स्थिति में ये भी होता है कई बार कि बच्चा इधर से उधर अपने घर से स्कूल तक नहीं आ पाता या स्कूल से घर तक भी नहीं जा पाता। और किसी तरह से अगर वो व्यवस्था भी की जाए तो भी बहुत सारी और भी जैसी चीज़ें हैं, जैसे वो अपने आप खाना भी नहीं खा पाएगा, चलो कोई खिला भी दे तो कब उसको वॉशरूम जाना है कब नहीं जाना है, वो उस तरह की समस्याएं अपनी ज़रूरतें भी नहीं बता पाएगा। तो जब उस स्थिति में बच्चा होता है कि वो अपनी ज़रूरतें भी व्यक्त नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में क्या करें। अब शिक्षा तो सभी के लिए ज़रूरी है और सब तक शिक्षा पहुंचनी भी चाहिए। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए ये सोचा गया कि क्यों ना इनके घर में ही एक शिक्षक को भेजा जाए और ये शिक्षक सामान्यतः ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको विशेष आवश्यकताओं के बारे में पढ़ाई इन्होंने अपनी की होती है सेवा पूर्व पढ़ाई के दौरान। तो इनकी विशेष आवश्यकताओं के संबोधन में, पहचानने में और उनकी पूर्ति में इनकी प्रशिक्षण होता है। तो ऐसे शिक्षक क्या करते हैं, होम स्कूलिंग के अंडर, ये भी एक सरकारी प्रावधान है, समग्र शिक्षा के अंडर ही वो जाते हैं घर में और बच्चे को
पढ़ाते हैं, बच्चे को ही नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप क ख ग घ या लिटरेसी या उसकी बात करोगे, वो भी होता है, डिपेंड करता है बच्चे की क्या स्थिति है। ज़्यादातर बच्चे की जो दैनिक जीवन की जो कौशल हैं, डेली लाइफ स्किल्स जिनकी हम बात करते हैं, कि अपने कपड़े खुद पहनना, अपनी ग्रूमिंग करना, अपनी आवश्यकताओं को बताना, उस तरह की ज़रूरतों पर भी इसका फोकस रहता है। और अगर बच्चे की स्थिति समझने वाली भी है तो वो पढ़ाई की भी बात करते हैं, और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके भी प्रशिक्षण में, उनकी भी काउंसलिंग में ये हेल्प करते हैं। तो एक शेड्यूल बना लिया जाता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जहाँ पर उनको होम स्कूलिंग करनी है, फिर कितने रिसोर्स टीचर्स हम इनको कहते हैं, विशेष शिक्षक कहते हैं, वो उपलब्ध हैं, फिर उनकी मैपिंग होती है, और फिर एक शेड्यूल बन करके ये रिसोर्स टीचर्स जाते हैं बच्चों तक, अभिभावकों तक पहुँचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास हमारे अभी चल रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर वीरा, आपसे समझना चाहेंगे क्या डिजिटल कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, या फिर कोई ई बुक्स, ई एजुकेशन पर भी तवज्जो दी गई है? जी हाँ, डिजिटल तो हैं ही। भारती तो एक चैनल ही चलाती हैं जिसमें UDL के हिसाब से वो सारे लेसन प्लान बना के आजकल अपलोड करती हैं। इसके अलावा जब से AI आया है और हमारे पास बहुत सारे ऐप्स आए हैं, एक्चुअली उन ऐप्स ने हमारा UDL या सबको पढ़ाना बहुत आसान कर दिया है। क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसे आ गए हैं कि शायद हमें अब ब्रेल या एम्बॉस्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। वो ऑलरेडी जो मटेरियल होता है प्रिंट, उसको उस बच्चे के हिसाब से कर देते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच। इन ऐप्स ने हमारे को बहुत हेल्प किया है UDL लाने में। अब जिसको हम कहते थे जैसे बच्चा डायरेक्शन नहीं समझ रहा है, या आपने इंस्ट्रक्शन दी उसने फॉलो नहीं किया, या टीचर को बार बार रिपीट करने में दिक्कत हो रही है और टीचर नहीं चाह रहा है, तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि टीचर ने एक बार बोला और रिकॉर्ड कर लिया, वो बच्चा कितनी बार भी उसको सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। तो ICT और AI तो रिवोल्यूशनलाइज कर देंगे, और शायद जो आज हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिसेबिलिटी विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर भारती, क्या कहेंगी आप? कौन से ऐसे ऐप्स हैं, या NCERT की बुक्स की बात करें तो ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं? हाँ, NCERT की सारी किताबें हमारी ई पाठशाला पर अवेलेबल हैं। और ई पाठशाला क्या है, जैसे नाम पता है, इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला। तो वहाँ पर हमारी सारी किताबें PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, फ्लिप बुक में अवेलेबल हैं। तो और ये TTS, जैसा भी कहा वीरा मैम ने, कि टेक्स्ट टू स्पीच की एक ऐप आती है, थर्ड पार्टी कोई भी ऐप, जो हमारी ई पाठशाला के साथ कंपैटिबल है। आप देखिए और आप उसमें से सुन सकते हैं। प्लस NCERT ने जिस चैनल की बात मैम कर रही थी, तो चैनल हमारा एक है डायरेक्ट टू होम PM ई विद्या के अंडर एक चैनल है, चैनल 31, जिसको हम कहते ही है ISL चैनल 31। अब ISL क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज चैनल। तो भारतीय सांकेतिक भाषा का एक पूरा चैनल है जिसमें 24/7 भारतीय सांकेतिक भाषा में ही सारा का सारा प्रोग्राम जाता है, जिसमें लाइव प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी है, और इसमें ऑडियो भी है और विजुअल्स भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आप और मैं इस चैनल से नहीं जुड़ सकते क्योंकि शायद हमें सांकेतिक भाषा नहीं आती है, तो आप और मैं भी इससे जुड़ सकते हैं जी। और भी NCERT की बहुत सारी पहल हैं जो समावेशी शिक्षा की ओर हमें लेके जाती हैं। हमारी वेबसाइट पर इसके बारे में और जानकारी आपको मिल सकती है। जी, साथ ही प्रोफेसर वीरा, आपसे समझना चाहेंगे कि NEP 2020 में इसको कैसे शामिल किया गया है? देखिए, NEP 2020 हमारी पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ चेंजेस, पैराडाइम शिफ्ट करने का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। जहाँ तक समावेशी शिक्षा का सवाल है, उसने कहीं भी कुछ भी डिफरेंट नहीं लिया जो कि हमारा RPWD एक्ट है। तो NEP 2020 और RPWD एक्ट बिल्कुल सामंजस्य में है।
तो जो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है वही हमारा फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। इसलिए NEP ने तो, क्योंकि हमने एक एक्ट बनाया कि हम कैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे, और उसके बाद हमने एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाई समग्र, जिसमें हम फैसिलिटी दे रहे हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट वाइज स्टेट की आप कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को अपने स्टेट में लागू करोगे। उसमें हर घर का मतलब होम विजिट्स हैं, जिसमें हर बच्चे का नामांकन स्कूल में होगा। वो अगर स्कूल में नहीं आता है तो होम बेस्ड एजुकेशन मिलेगी जी। तो ये जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान कह लीजिए या एजुकेशन फॉर ऑल कह लीजिए, उसमें हमने सबको इंक्लूड किया है जी। और जो आपने अभी पूछा ई कंटेंट, और जो कहा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा कोचिंग या ट्यूशन का न्यूसेंस था, वो भी हमारे ई कंटेंट और चैनल की वजह से सारे PDF में अवेलेबल है। आप कभी भी कोई भी किताब पढ़ सकते हैं और कभी भी कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, आपको ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है जी। तो ये जो चैनल्स और ये जो PDF में हमारा लर्निंग मटेरियल है, ये एजुकेशन सिस्टम को बहुत रिवोल्यूशनाइज कर रहा है और आगे भी करेगा। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि गवर्नमेंट किस तरह की इनिशिएटिव्स ले रहा है या टीचर्स अपने लेवल पर क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पेरेंट्स की रोल की बात करें तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर भारती। पेरेंट्स हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा स्तंभ है जिनके बिना हम शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर एक अभिभावक ये कहे कि नहीं जी मुझे तो अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही नहीं है, तो आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप सफल नहीं ही होंगे। तो अभिभावकों को साथ लेकर के चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब विशेष आवश्यकताओं की हम बात करते हैं तो अभिभावकों को साथ लेकर के चलने में जो कुछ चुनौतियां या दिक्कतें आती हैं, उसमें सबसे पहली तो यही आती है कि अभिभावक कई बार मानते ही नहीं हैं या मानना ही नहीं चाहते कि हाँ मेरे बच्चे में कुछ विशेष आवश्यकता हो सकती हैं या उसमें कुछ दिव्यांगताएं हो सकती हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये एक साझा करना चाहूँगी अनुभव कि जब मैं किसी अभिभावक से बात करती हूँ तो मेरे लिए बहुत सरल होता है उस अभिभावक को ये बताना कि आपका बच्चा बहुत क्रिएटिव है, आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है। वहीं अगर मुझे किसी अभिभावक को ये कहना पड़े कि जी आपका बच्चा ये ऐसा 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 व्यवहार करता है कक्षा में जो शायद किसी दिव्यांगता से संबंधित हो सकता है, तो मुझे अपने शब्दों को भी बहुत सावधानी से चुनना पड़ता है। मुझे उस व्यवहार को भी पहले बहुत सावधानी पूर्वक कक्षा में देखना पड़ता है कि क्या वाकई में ये एक या दो बार होने वाला व्यवहार है या इसमें कुछ कंसिस्टेंसी और ये लगातार हो रहा है। क्योंकि अभिभावक छुटते ये कहते हैं नहीं जी ये तो स्कूल में ही करता है, घर में तो ऐसा नहीं करता। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप कहीं विशेष आवश्यकताओं की बात करते हैं तो अभिभावक एकदम से बचाव में चले जाते हैं। तो ये अभिभावक को साथ लेकर के चलना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। शिक्षक को अभिभावकों को ये संदेश देना ज़रूरी है कि आप और मैं दोनों आप ही के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं और अच्छा सोच रहे हैं जी। हम नहीं चाहते कि आपका बच्चा पिछड़े, हम नहीं चाहते कि आपका बच्चा कहीं पीछे रह जाए या उसकी कोई आवश्यकता की पूर्ति ना हो। तो शिक्षक और अभिभावक को मैं कहूँगी एक ही टीम में होकर के काम करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए पेरेंट्स परामर्श की भी सुविधाएं आजकल उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर वीरा, ये तो बात हुई कि कौन से खास ज़रूरतों वाले बच्चे होते हैं और कैसे उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, टीचर्स का रोल, पेरेंट्स का रोल, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, लेकिन क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं इस सारे प्रोसेस में? बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं चैलेंजेस। जैसे भारती जी ने कहा कि पेरेंट्स और कम्युनिटी तो अभी भी स्टिग्मा में है, वो डिसेबिलिटी या दिव्यांगता को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। और कुछ जो जिनके पास डबल मार्जिनलाइजेशन है, जो सोशली या इकोनॉमिकली भी वीक पेरेंट्स हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और उन्हें बच्चे को वहाँ पर भेजना चाहिए। वो अभी भी उस दिव्यांग बच्चे को घर में
बंद करके काम पे जाने को तैयार है, पर स्कूल में उसको भेजने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, कुछ पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं, जो समझते हैं, वो तो अपना अधिकार मांग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अपना अधिकार स्कूल में जाकर मांगते भी नहीं हैं। जी। वो टीचर को या प्रिंसिपल को नहीं कह पाते कि भाई मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, जबकि वो एक फैसिलिटी है कि बच्चे को स्कूल तक लाया जाएगा, या एस्कॉर्ट की भी फैसिलिटी है कि एक बच्चे को लाना ले जाने के लिए एस्कॉर्ट दिया जाएगा। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये हम लोग जानते हैं जो प्लानिंग में है, कुछ टीचर्स भी जानते हैं, लेकिन सब टीचर्स भी नहीं जानते, ये भी एक चैलेंज है। टीचर ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, हर महीने कुछ टीचर्स ट्रेन होते हैं, उनकी भी संख्या है, लेकिन शायद अभी हम 100% टीचर्स को भी ट्रेन नहीं कर पाए हैं। तो जो टीचर्स ट्रेंड हैं वो तो कैसे पेरेंट्स से बात करनी है, कैसे उन्हें समझाना है, समझ जाते हैं, लेकिन जो ट्रेन नहीं है वो पेरेंट्स को भी नहीं समझा पाता या उसको कन्विंस नहीं कर पाता, और हमारा बच्चा डिसएडवांटेज ही रह जाता है। तो जी। ये अभी भी हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन में हैं। जी, प्रोफेसर भारती, आपसे भी जल्दी से समझना चाहेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन रोज़ी पिक्चर भी है। जो हमने पहले बात की कि बहुत सारे प्रावधान सरकार दे रही है, बहुत सारा काम हो भी रहा है संस्थाओं में। चुनौतियों में सबसे पहला तो स्वीकृति की चुनौती है कि आप स्वीकार तो कर लीजिए कि हाँ ये बच्चा है और उसकी ये विशेष ज़रूरत है। हम क्या कर देते हैं, जैसे स्टिग्मा की बात की वीरा जी ने, तो स्टिग्मा में हम ये सोच लेते हैं कि ये तो ऐसा है तो ये ऐसा ही करेगा। हम बच्चे को बच्चा नहीं समझने की कोशिश करते। तो सबसे पहले तो ये स्वीकृति कि ठीक है ये बच्चा है, इट्स ओके, इसको नहीं दिखाई दे रहा है या इसको नहीं सुनाई दे रहा है। हमें इस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा कि ये जो हमारी विशेष आवश्यकताएं या दिव्यांगताएं हैं, इनको भी हम इतनी सरलता सहजता से लें जैसे हम आंखों के रंग को लेते हैं, किसी की लंबाई को लेते हैं या किसी की शारीरिक बनावट को लेते हैं। उस स्तर तक पहुंचने में आई एग्री बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमारी कोशिशें उसी दिशा की ओर हैं। एक बार अगर हम उस तरफ से सहज हो गए, हमने स्वीकार्यता आ गई हमारे अंदर, तो फिर टीचर ट्रेनिंग हो, अभिभावकों का परामर्श हो, या अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय और संस्थाओं को एकजुट होकर के काम करना हो, वहाँ पर बहुत तरक्की हो जाएगी। अभी तो हमें रिसोर्सेस, संसाधनों की भी कमी हमें दिखती है। जैसे अगर बहुत कोई छोटा बच्चा है, उसकी आंखों का चेकअप होना है, तो वो भी शायद हमारे पास अभी उतने अच्छे उत्कृष्ट संसाधन हमारी डिफ़िकल्ट टेरेन वाली जगहों पर नहीं है, जहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं। तो चैलेंजेस हैं, काफ़ी तरह के चैलेंजेस हैं, और शिक्षा के प्रति तो संसाधनों की कमी, विशेष शिक्षकों की कमी, इस तरह की चीज़ें भी हैं, और शिक्षक प्रशिक्षण तो है ही। जी, प्रोफेसर वीरा, अब टाइम बहुत कम है, पर आपसे फिर भी जानना चाहेंगे, अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें, ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें, तो कहाँ खड़े हैं हम, अगर हम किसी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो? देखिए, कंपेयर तो करेंगे तो हम तो वाकई बहुत पीछे हैं, क्योंकि जितने हमारे सर्वेज होते हैं लर्निंग लेवल्स के, वो बहुत ख़राब हैं। और अगर हम डेटा लें कि कितने हमारे बच्चे, दिव्यांग बच्चे स्कूलों में एनरोल्ड हैं, वो भी हमारा 1% से ज़्यादा नहीं जाता, जबकि पॉपुलेशन में हम कहते हैं 7 to 11% है। और जब हम लर्निंग लेवल्स की बात करें तो हमारा डेटा दिखाता है यूडाइस का कि क्लास 5, क्लास 8 के बाद तो एकदम वो नीचे आ जाता है। तो अगर हमारे 100 बच्चे दिव्यांग बच्चे क्लास 1 में आते हैं, तो केवल 5 बच्चे ही 10th तक पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे लिए टारगेट है, ये भी एक तरह का चैलेंज है जो आपने कहा कि हमको ओवरकम करना है, और कर लेंगे, बहुत इजी है। जब से हमने ICT का हाथ पकड़ा है और बाकी हमने चैलेंजेस डायग्नोसिस के हमारे ओवरकम होते जा रहे हैं, तो आई थिंक विद इन अ डिकेड और सो वी विल बी देयर। बिल्कुल कर लेंगे। प्रोफेसर भारती, चलते चलते आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क, हम बात कर रहे हैं खास ज़रूरत वाले बच्चों की तालीम की, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क। खास
बच्चों की खास आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तालीम होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो बहुत सारा जो पोटेंशियल लॉस हमें होगा पूरे नेशन को वो रहेगा। और इनकी तालीम अलग विद्यालयों में ना हो करके जो हमारे मुख्य धारा के विद्यालय हैं वहीं पर हो, समावेशी वातावरण में हो और शिक्षा हमारी समतामूलक हो, जो सबको साथ लेकर के चले। तभी, क्योंकि अगर स्कूल में हमारे स्कूल ऐसे बनेंगे तो धीरे धीरे हमारा समाज भी ऐसा ही बनेगा। तो हमें शुरुआत तो स्कूल से करनी पड़ेगी और जितनी जल्दी शुरुआत कर दी जाए उतना बेहतर है। जी बिल्कुल, आप दोनों ने वक्त निकाला, आप दोनों स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी। हम बात कर रहे थे एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे दोनों मेहमान मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स की काफ़ी बदलाव आया है। अब स्पेशल स्कूल्स की जगह आप रेगुलर स्कूल्स में बच्चों को दाखिला दिला सकते हैं, वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। और फिर भी अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो स्पेशल स्कूल्स भी हैं इसके लिए। और ख़ास तौर पर अगर आप का बच्चा 80% से ज़्यादा उसमें कुछ डिसेबिलिटी है तो आप घर पर भी उसे पढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जा रहा है और एक तरह से एक इंक्लूसिव एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है HOPDDurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।